नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। आज हम आपके सामने लाए हैं पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री भारत सरकार माननीय प्रदीप जैन जी को। नमस्कार। नमस्कार साक्षी जी। स्वागत है सर आपका खरी बात चैनल में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप इस महामारी के दौर में भी जनता की सेवा के लिए लोगों के बीच में जा रही हैं। ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे कि निरंतर इस महामारी के दौर में आप लोगों के अंदर सकारात्मक विचार अपने चैनल के माध्यम से प्रेषित करें। प्रदीप जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये सब जानते हैं कि पहली लहर के बाद ये दूसरी लहर भारत में कितनी ज़्यादा भयावह साबित हुई है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? ये दूसरी लहर मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रकोप हुआ तो वो हमारे मुल्क के अंदर हुआ, और वो भी सरकार के कुप्रबंधन के कारण। क्योंकि लगातार WHO कह रहा था कि दूसरी लहर आ गई है, दूसरी लहर, लेकिन सरकार केवल चुनाव में मस्त रही, उसे लहर से कोई मतलब नहीं था। WHO ने ये भी कहा कि देश के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, वैक्सीनेशन फास्ट कराइए, आप बेड का इंतजाम करिए, आप वेंटिलेटर का इंतजाम करिए, ICU बेड की संख्या बढ़ाइए। और ये बाकायदा WHO ने पत्रों के माध्यम से भारत सरकार को आगाह किया था। लेकिन भारत सरकार कुंभकर्णी नींद में सो गई, और यही कारण है कि दूसरी लहर को हम निपट सकते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि उत्सव है उत्सव, और ये उत्सव ऐसा हुआ कि गंगा माँ की गोद में भी लाखों लोगों ने अपनी दम तोड़ी, उनकी बॉडी को उसमें बहाया गया। प्रदीप जी, हम जानते हैं कि जब पहली लहर आई थी तो हमारे सामने दो समस्याएं थी जो बहुत बड़े रूप में आई थी। पहली समस्या थी प्रवासी मजदूरों की, और दूसरी समस्या थी कि हमें अपने लोगों का उपचार और टेस्टिंग कैसे करनी है। पर इस बार तो एक ही जो समस्या थी वो मेन थी, क्योंकि प्रवासी मजदूरों की इतनी बड़ी कोई समस्या थी नहीं इस बार, तो हमें केवल जांच व उपचार पर ध्यान देना था। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानियां उठाई हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखिए कि जो पिछली बार का जो दौर था वो ज़्यादा भयावह था, लेकिन मजदूरों ने अपनी जान पर खेल कर और लोग आगे बढ़े, उन्हें रास्ते में सपोर्ट किया, उनको खाने की व्यवस्था दी, पहुंचाने की व्यवस्था की। वो स्थिति इस बार नहीं हुई। इस बार तो ये सुनियोजित रूप से मैं कहूँगा ये मौत का तांडव सरकार की विफलता के कारण हुआ। जब लगातार हमसे कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कह रहा कि आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता है, आपको इंजेक्शन की आवश्यकता है, और आज ये दौर बंद नहीं हुआ। आज ब्लैक फंगस के इंजेक्शन खत्म हो गए, अभी केवल उसके 8000 केस हैं, लेकिन सरकार ने घुटने टेक दिए। सिर्फ अखबार में और टीवी की हेडलाइन में आता है कि सरकार उन इंजेक्शन और टैबलेट का प्रबंधन कर रही, लेकिन जहाँ भी देखो, हमारे एक करीबी रिश्तेदार अहमदाबाद में हैं और वो हाईली ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं, उन्हें 125 इंजेक्शन चाहिए थे, उन्होंने हर दिन उन्हें 6 इंजेक्शन लगना थे, लेकिन वो इंजेक्शन उन्हें नहीं मिल रहे। तो ये स्थिति जब हमारी संख्या केवल दसियों हजार में, अगर ये संख्या बढ़ेगी, लेकिन सरकार उसको भी महामारी घोषित करके उस पर बहुत होमवर्क नहीं कर रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, उनका साक्षी जी एक ही फोकस है कि कुर्सियां मिलें, कुर्सियां, लोगों की लाशों के ऊपर कुर्सी के पायदान रखकर ये समझते हैं ये शासन कर सकते हैं। ये दम तोड़ती हुई आदमी की आवाज़ें, चीखें, लकड़ी नहीं मिलना, कभी हिंदू संप्रदाय के लोगों ने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि उन्हें अपने किसी प्रिय का सब जमीन में दफनाना पड़ेगा, बहाना पड़ेगा, लेकिन लकड़ी नहीं मिली। 6-6 घंटे लोग शमशान घाट पे इंतजार करते रहे, एम्बुलेंस की आवाज़, आग की लपटें, बहता हुआ पानी, उड़ती हुई हवाएं, ऐसा काला मंजर
कभी दुनिया में नहीं आया होगा, और हम ये चाहते ये मंजर दोबारा नहीं आए। आज कितना बुरा लगता है कि एक व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर साइकिल पे लटका के चला आ रहा, डेड बॉडी सिर पे लादे हुए जा रहा, अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहा, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन लगे ऑक्सीजन के कारण लोग दम तोड़ दे रहे हैं। और उसके बाद भी सरकार सब जगह पूरी दुनिया के अंदर अपनी भयावह तस्वीर के बावजूद हम पूरी दुनिया से हमने ऑक्सीजन मंगाई। अगर हम पहले ही चुनाव को स्थगित करा सकते थे, एक चुनाव में आपकी सरकार नहीं बनती, प्रधानमंत्री जी दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, एक रंगमंच के सधे हुए कलाकार की तरह बंगाल के चुनाव में लगे थे। उस तरफ उत्तर भारत में लोग दम तोड़ रहे थे, उनकी सिसकियां निकल रही थी, चीखें निकल रही थी, वो चिल्ला रहे थे, कराह रहे थे। लेकिन चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हों, चाहे इस देश की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उन्हें तो दीदी को परास्त करने की एक मंशा थी, और जिसके कारण पूरा देश इस महामारी के आगोश में आ गया। और आज भी हम उभरे नहीं हैं। आज भी हमारी जो स्थिति है कि हम महामारी से तो जूझ ही रहे हैं, आर्थिक महामारी भी हर जगह पहुंच गई है। जब लॉकडाउन करना चाहिए था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया, और जब लॉकडाउन नहीं करना था, वो पिछले दौर में उन्होंने लॉकडाउन किया। अब उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा अंतिम विकल्प है। अब जब लाशें एक के ऊपर एक फेंक रही, जवान लोग मर रहे, पिछली बार तो जवानों की इतनी कुर्बानी नहीं हुई थी, इस बार जवान लोग मरे, बच्चे प्रताड़ित हुए। तो ऐसे में तो मैं समझता हूं कि ये जितने भी लोग मरे हैं, इनकी दोषी सिर्फ और सिर्फ सरकारें हैं। हमारी भारत सरकार है जिसने WHO की कोई भी वार्निंग नहीं मानी, और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में 150 देशों के सामने कभी टीवी पे विज्ञापन आ रहा, कभी वैक्सीन भेज रहे हैं। अरे हमारे पास खुद की वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं है, हम विदेश क्यों भेजेंगे? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये जो कुप्रबंधन है, उससे निपटने के लिए इनको चाहिए कि ये सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं, ये स्वीकारें। टीवी के सामने भावुक होने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। आप कहिए आप इस भारत माँ के लाल हैं, बाकी लोग भी भारत माँ के लाल हैं, उनके सामने बताइए कि हम नहीं संभाल पा रहे, हम नहीं संभाल पा रहे, सब लोग सहयोग करो। तो वो इनकी फितरत में नहीं है। अभी भी इन्होंने इस दौर में, आपने देखा होगा, इतना बुरा लगा था जिस समय उन्होंने कहा कि टीकाकरण उत्सव की तरह मनाएं, कोरोना का महा उत्सव करें। कोई इस तरह के ताली बजवा रहे, थाली बजवा रहे, दीपक जलवा रहे, बैंड निकल रहे, पीठें थपथपा रहे, ये क्या है? पूरी दुनिया में हम आज आलोचना के पात्र हुए सिर्फ इस नीतियों के कारण। प्रदीप जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पहली लहर जब आई थी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो भी स्टार्टिंग में ये लगा कि बहुत ज़्यादा भयानक है, लेकिन अंतिम चरण में उस पर काबू जहाँ तक है पा लिया गया। लेकिन ये भी बताया गया, इस बात की भी चेतावनी दी गई लोगों द्वारा कि अगली लहर जो आने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होने वाली है। राहुल गांधी जी ने खुद काफ़ी ज़्यादा इस बात पे जोर दिया कि बहुत ज़्यादा ये जो लहर है वो भयानक होने वाली है और इंतज़ाम कर लेने चाहिए। पर फिर भी जो सरकार थी उसके इंतज़ाम इतने पुख्ता नहीं लगे। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार का पूरा फोकस राहुल गांधी से निपटने का था, उन्हें कोरोना से कोई लेना देना था। राहुल गांधी को कैसे हंसी का पात्र बनाएं, कैसे हम कहें राहुल गांधी बोलते थे और पूरी सरकार टूट पड़ती थी। और ये निश्चित रूप से उन्होंने जो ऊर्जा राहुल गांधी और कांग्रेस पे लगाई, वो ऊर्जा इन्हें इस बीमारी पे लगाना चाहिए थी। इस बीमारी के अंदर सबसे भयावह रूप तो ये है कि इस बीमारी ने जब जब जोर पकड़ा, उस समय इन्हें जो करना चाहिए वो इन्होंने नहीं किया। आज कितना बुरा लगता है कि जब ऑक्सीमीटर जैसी चीज़, थर्मामीटर जैसी चीज़, फेविफ्लू जैसी टैबलेट वो भी उपलब्ध नहीं थी, कोई भी चीज़ कहीं, जबकि अपने आप इन्होंने स्मार्ट
शहरों की बात की थी, इन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान बना दिया जिसमें सिर्फ सिर्फ मौत और मौत। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये आंकड़ों की कारीगरी में उलझे रहे, लोग मर रहे। आपको दोष उतना नहीं है, लेकिन उससे बड़ा दोष है आप मौतों के आंकड़ों को छुपा रहे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 7,56,683 गांव हैं। गांव के लोगों ने जब देखा कि शहर के अंदर ना बेड मिल रहा है, और बेड मिल रहा प्राइवेट नर्सिंग होम में तो उनका घर बिक रहा, 5 से 10 लाख रुपए रख रहे, वो दिखाने नहीं आए, और वहीं उनके लोग मर गए तो वहीं उन्होंने जला दिया। ये सब रिकॉर्ड में है। और वो संक्रामकता फैली, हर गांव के अंदर प्रतिदिन कोई ना कोई मरा। मैं कहता हूं कि जो संख्या ये हजारों में दिखा रहे, वो मौतें लाखों में हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो शमशान घाट पे 6-6 घंटे, एक शहर में आप कहते हैं कि 20 लोग मरे, शहर में 5 शमशान घाट हैं, झांसी में कोई शमशान घाट का कोई चबूतरा खाली नहीं। दिन भर आदमी, अगले दिन उठाओ नहीं, वो कहते थे हम JCB से इसको फेंक देंगे अगर आपने अस्थियां संचय नहीं की। तो जीने के समय समस्या और मरने के समय समस्या, दोनों ही इस लहर में भुगतना पड़ी। पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार, इस बार जो इन्होंने आंकड़े छिपाने की कोशिश की, उसके कारण ये भयावहता हुई है और ये बीमारी भयंकर तरीके से फैली है। प्रदीप जी, सरकार की जो भी व्यवस्थाएं रही उसको दरकिनार करते हुए, उस पर ध्यान ना देते हुए, अभी हम ये पूछना चाहेंगे कि क्योंकि आप वर्तमान में भले ही एक जनप्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो लोकप्रियता है वो इतनी ज़्यादा है और आप एक जनता से जुड़े हुए व्यक्ति माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं और भारत सरकार में मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में जो भी समस्याएं लोगों को आई, उन लोगों ने आपसे ज़रूर अप्रोच किया होगा, आपके पास ज़रूर आए होंगे। तो ऐसे में आपने लोगों की कैसे मदद की? साक्षी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैंने कभी भी, चाहे मैं विधायक रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ या बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज का छात्र नेता रहा हूँ, मैंने सबसे पहले अपने आप को इस माटी का बेटा समझा। ये माटी हमारी माँ की गोद के समान है। तो मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि मैं भले ही कोई जिम्मेदारी के पद पर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जिम्मेदारी के पद वाले लोगों से ज़्यादा काम करना है। ललितपुर हो, झांसी हो, मऊरानीपुर हो, कहीं के भी कोई मरीज, हमारा फ़ोन 24 घंटे खुला रहता था। और चूँकि इतना लंबे समय जनसेवा का हो गया, तो प्रशासन में और जो नर्सिंग होम है, मेडिकल कॉलेज हैं, सभी चिकित्सक हमारे परिचित रहे और हम लगातार मीटिंगों में जाके कार्य योजना भी बनवाते रहे। और इसके अलावा हमने जहाँ जहाँ जिसको एडमिशन करा सकते थे एडमिशन कराया, और पैसे भी कम से कम लगे। हमने पहले खुद ही प्रयास किया। जो CT स्कैन के मशीन वाले थे, जो शासन ने आज सर्कुलर निकाला, हमने पहले जो प्रमुख CT स्कैन वाले थे उनकी कीमतें स्वेच्छा से, गांधीगिरी से उनकी कीमतें कम कराई। इसके अलावा हमने वो भी प्रयास किया कि प्लाज्मा की भी बड़ी भारी कीमतें लगती थी, उसको कम कराया। इसके अलावा जिन नर्सिंग होम में लूटने खसोटने का काम होता था, उन पर भी अंकुश लगाने का काम किया। हमारे यहाँ के जिलाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि आप ऑक्सीजन की व्यवस्था में क्या मदद कर सकते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ के भिलाई के अंदर बात भी करा दी कि आप अपना कंटेनर भेजेंगे, आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाएगी। लेकिन चूंकि राज्यों के एलोकेशन थे और वो बाद में दुर्ग से आई, वहाँ से आई, लेकिन हमने भले ही बड़े शिलाखंड उठाने का काम नहीं किया हो जैसे राम सेतु में बड़े बड़े बांधों ने किया था, लेकिन एक गिलहरी जिस तरह पूंछ में कंकड़ लेकर उसमें अपना योगदान डालती थी, वैसी भूमिका का निर्वाह मैंने अवश्य किया। और मैंने ये बिल्कुल भी, चूंकि अब उस महामारी के दौर से जब इतने सारे लोग हमारे अपने बिछुड़ गए, और अभी भी ब्लैक फंगस में जब हम देख रहे कि सरकार सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही, हमने 2 फेसबुक लाइव किए जिसमें लाखों लोग जुड़े, लेकिन मैंने कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोला,
लेकिन अब अंतरात्मा करा रही कि अब ब्लैक फंगस के मामले में भी दवाइयाँ नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, आगे की कोई रूट चार्ट नहीं है। आज जिस तरह से इन्हीं की सरकार में इनके ही प्रधानमंत्री थे, पोलियो की ड्रॉप एक दिन में जो राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी बनाई थी, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनाई और एक दिन में करोड़ों लोगों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई थी। जो आज ये कहते हैं कि हमने 20 लाख वैक्सीनेशन कर दिया, तो इन्हें अपनी सरकार से, राजीव गांधी से, इन सब से प्रेरणा लेना चाहिए। इनका ध्यान जो राहुल गांधी को दूर करने का, राहुल गांधी की आलोचना करने का था, वो पूरी की पूरी एनर्जी इनकी कोरोना में लगना चाहिए। प्रदीप जी, जैसे हमने देखा कि केंद्र में भी और जो हमारा प्रदेश है उसमें भी भाजपा सरकार है, पर अभी जो भी कोरोना की इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति हो रही थी, तो इसमें जो इनको करना चाहिए था, मतलब उसको भले ही ये सफल रहे हों, विफल रहे हों, जैसा भी रहा हो, इनने जो भी व्यवस्थाएं लोगों को पहुंचाई हों, लेकिन ये बात तो बहुत ही ज़्यादा पुख्ता थी कि लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिले, बेड्स नहीं मिले, दवाइयाँ नहीं मिली, ब्लैक मार्केटिंग चली। भले ही पुलिस ने उसमें थोड़ा सा कभी कभार हाथ दिखाया, लेकिन फिर भी समस्याएं आई, ये तो बहुत ही ज़्यादा पुख्ता है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें इसका असर दिखेगा, जनता लोगों को दिखाएगी? देखिए साक्षी जी, एक बात तो बिल्कुल खरी खरी है कि इन्होंने जो किया वो इनको रात के सोते समय नींद नहीं आती होगी। आज प्रधानमंत्री जी टीवी में देश के सामने आंसू बहाते हैं, उनकी भी अंतरात्मा कचोटती होगी कि हम दीदी, ओ दीदी, खेलवा। अब देखिए क्या जीता आपने, इतने लाखों लोगों की मौत के बाद। बंगाल में आपको सत्ता मिली, नहीं मिली। केरल में आपने इतने बड़े हिंदुस्तान की शख्सियत को लड़ा दिया, वो भी मेट्रो मैन भी हार गए। तमिलनाडु में आपका खाता नहीं खुला। आपने पांडिचेरी में 2-4 सीटें जीत ली, एक छोटा सा विधानसभा बराबर प्रदेश, और आसाम में आपकी सरकार थी। तो निश्चित इनका मन रोता होगा, और ये बात सुनिश्चित, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कोरोना महामारी है और अभी इसकी तीसरी लहर बच्चों तक भी पहुंचने वाली है। इस समय इनको पूरी ऊर्जा, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। उन्हें सर्वदलीय लोगों को बुलाना चाहिए। उन्हें आज क्या स्थिति है हमारी, हम आर्थिक पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश जैसे छोटे से देश से, जिसे हमने अपनी सहयोग से, अपनी सहायता से बनाया, उससे पीछे हो गए। पाकिस्तान जैसा टचपूंजिया देश आज हमारी हंसी उड़ाता है, वहाँ हमारे मखौल उड़ाया जाता। आज नेपाल के अंदर हमारी एंट्री बैन हो गई, सिंगापुर ने मना कर दिया, पूरे अमेरिका ने मना कर दिया। आप प्रधानमंत्री जी तो पूरे विश्वव्यापी भ्रमण करने के बाद अभी वर्तमान में बैठे, उन्होंने देखा आज सब जगह उन्होंने बैन लगा दिया। तो ये हमारे ऊपर कलंक है, धब्बा है। आज उन्हें पूरा का पूरा ध्यान इस बात में लगाना चाहिए कि वर्तमान समय में बीमारी से कैसे निपटें। आर्थिक रूप से जो हमारे 1000 रुपये अगर आप किसी ठेले वाले को दे रहे, 1000 रुपये में वो व्यक्ति घर का दूध भी नहीं ला सकता। ऐसे महामारी के समय में हजारों लोगों ने अपने घर गिरवी रख दिए। आपने कहा था कि हम भारत सरकार की जो स्वास्थ्य योजना थी इनकी, उसमें कोरोना का कोई लाभ नहीं मिला। लोगों को पीएफ लोगों ने निकाल लिया, काम नहीं है। इनको चाहिए, आप 15 लाख रुपए नहीं डाल पाए, नहीं चाहिए। 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप 10-10 हज़ार रुपये हर गरीब आदमी के खाते में डाल दें। बिजली के बिल आप माफ़ नहीं करें, लेकिन इन्हें 3 महीने के लिए स्थगित कर दें। जो व्यापारी हैं, व्यापारी का जो जीएसटी और इनकम टैक्स का है, इसको, चूंकि व्यापारी भी बुरी तरह टूट गया, व्यापारी के पास कुछ नहीं है। आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी हम सब लोगों ने पढ़ी, पर्दा, कि जिस तरह से घर की हालतें हो गई लोगों की, केवल 2 कॉरपोरेट घराने, उनकी बेनतहा दौलत बढ़ी, अडानी और अंबानी, पूरी दुनिया के लोग जानते। लेकिन बाकी लोगों को देखो, पूरी इंडस्ट्रीज बंद है, क्रैशर बंद है, दुकानें बंद हैं, किसान
वहाँ पर अनशन पे बैठे, धरने पे बैठे उन किसानों जिनके लिए सबसे बड़ी साक्षी जी क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी की एक खासियत है, जिसके लिए कानून बनाते हैं उससे कभी बात नहीं करते। नोटबंदी की व्यापारियों से नहीं पूछा, 8 बजे सनसनीखेज उनका चालू हो गया, 8 बजे जीएसटी लागू किया, पहली बार संसद चली, ऐसा उत्सव मनाया, उसके प्रावधान नहीं देखे। वो कहते ये कांग्रेस का, अरे वही चाकू ऑपरेशन के काम में आता है, वही चाकू हत्या के काम में आता है। कांग्रेस ने जो जीएसटी बनाया था वो व्यापारियों के लिए सहायक था, लेकिन उसका भी आपने उत्सव मनाया। उसके बाद आपने लॉकडाउन किया, वो भी 8 बजे, ताली थाली, अब बजवाए ना थाली बजवाए, पूरे देश को घरों में खड़ा करवा दिया था कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ। अरे आप शर्म करिए, इस देश के अंदर उनके सांसद क्या बयान देते हैं। एक सांसद कहता है गोबर लीप लो, एक कहते हैं कि आप पापड़ खा लो, उनके मंत्री कहते हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि आप चॉकलेट खा लो, इससे क्या बोल रहे हैं। वो बाबा रामदेव आते थे, वो कहते थे कोरोनिल ले लो, अब ब्लैक फंगस के लिए भी कोई दवाई दे दें। एक इनके सांसद कहते हैं उनके पूरा 56 लोगों का स्टाफ संक्रमित हो गया उनके खुद ही के ट्विटर में, और वो कहती हैं कि गौमूत्र ही इसका उपाय। हम मानते हैं गाय हमारी माता है, उसकी भी आप रक्षा नहीं कर पाते। गाय को आज चारा नहीं है, आज गाय दर बदर भटक रही है। आप इंसान हो या गाय माता हो, और गाय माता के चक्कर में तो हमारे घर पे ऐसी पुलिस लगा दी थी, हम मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने भी नहीं जा पाते थे। और जब हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट लेटर दायर किया था, जब हमें जाने की अनुमति मिली, ना इन्हें गाय से मतलब, ना गंगा से मतलब, ना इन्हें गरीब से मतलब, इन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा लोगों से मतलब है, उन्हीं की सरकार है। और खरी खरी के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, क्योंकि अगर अभी हम नहीं इनके बारे में बोलते तो तीसरी लहर में तो देश की आधी आबादी ही, अगर इनने प्रबंधन, अभी हम चाहें तो इसको बहुत अच्छे ढंग से सरकार चाहे सबको बुलाएं, वैज्ञानिकों को बुलाएं, बार बार ये नोटिफिकेशन नहीं हो। आप बताइए, मैंने 2 वैक्सीन लगवाई, पहले आपने कहा कि 1.5 महीने के अंतराल में लगेगी, अब आप कह रहे कि 1.5 महीने के अंतराल में एंटीबॉडी नहीं बनती, 4 महीने के अंतराल में बनेगी। तो जिनने 1.5 महीने के अंतराल में 2.5 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगाई है, उनके लिए भी बनाए कि उनको तीसरी वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। जब एंटीबॉडी आपका कहना है इतने कम ड्यूरेशन में नहीं बन पा रही है, तो वो आपने अधर में डाल दिया। हर दिन पहले आपने कहा जिनको कोरोना हुआ है, कोरोना होने के 1 महीने बाद लगा सकते हैं आप वैक्सीन, अब कह रहे कि 6 महीने बाद लगेगी। सीधा सीधा कुछ नहीं है। युवाओं में एक जागरूकता आई कि 18 साल के लोगों को लगेगी, लेकिन वो लिमिटेड, चीन के दे, अंधा बांटे रेवड़ी, चीन के दे, किसको लग रही किसको नहीं लग रही, वो उसमें ही आदमी दिन भर लगा है। कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से फेल है, हर दिन उनके नोटिफिकेशन बदलते हैं। ये देश के 135 करोड़ लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपने अभी तक जो खेल खेला, अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि सबको साथ में लेके चलें। सत्ता के पाए में आप रहना चाहते हैं, सत्ता के साए में रहना चाहते हैं, सत्ता के लिए जीना चाहते हैं आप लोगों को। अब आप बताइए कहाँ हिंदू मुस्लिम दिखाई दिया? प्लाज्मा कौन किस जाति को दे रहा, ऑक्सीजन कौन दे रहा, हॉस्पिटल किसका है, कौन खाना बांट रहा, कौन ऑक्सीजन के लिए जंग लड़ रहा, कौन ड्यूटी पे है, सब मुद्दे छोटे हो गए। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश का है, और देशभक्ति के लिए सरकार को चाहिए कि देश की अंतरात्मा को समझे और लोगों के बीच में बैठकर ऐसी रणनीति बनाए जिस रणनीति से लोगों को लाभ मिले। प्रदीप जी, हमने देखा कि जैसे कि जो ज़िला हमारा झांसी ज़िला है, यहाँ पर तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मेडिकल कॉलेज भी है, सिविल अस्पताल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं। लेकिन जैसे कि आप मंत्री रहे हैं और आपकी बहुत ज़्यादा पहुँच है,
तो काफ़ी लोगों ने आपसे ग्रामीण क्षेत्रों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी कि जिनके आसपास कोई ऐसी हॉस्पिटल नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो उनकी आपने किस तरीके से मदद की? हमने गांव वालों से लगातार कहा कि आप घर के जो प्रियजन हैं उनको लेके आइए, और लेके आने के बाद हम झांसी में उनको कहीं ना कहीं एडमिशन दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन लोगों ने जो भयावह तस्वीर देखी कि ललितपुर से कोई व्यक्ति आया एम्बुलेंस में और वो दरबदर हर नर्सिंग होम के आगे भटक रहा, हमारा एडमिशन हो जाए। वो कह रहे हमारे वेंटिलेटर फुट हैं, हमारे पास आईसीयू बेड नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन शुरू में 50-50 हज़ार रुपये का बिका। तो वो लोग हमारे चाहने के बावजूद गांव से निकल के नहीं आए, और इसमें सबसे बड़ी दोषी हमारी प्रदेश सरकार है। 500 बेड का हॉस्पिटल कंप्लीट रखा है, बहुत पैसा नहीं लगना, उसके अंदर चालू नहीं कराया। झांसी के अंदर जो वेंटिलेटर थे, आज भी 20 वेंटिलेटर यूज में नहीं आ रहे, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की लाइन नहीं डली। जिलाधिकारी जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर नहीं है। 40% मेडिकल स्टाफ की कमी है, और कहीं इनका फोकस नहीं है। लोग वेंटिलेटर के अभाव में मरीज हमारे दम तोड़ते रहे, एम्बुलेंस में भटकते रहे, ग्वालियर जाते रहे, सागर जाते रहे, यहाँ जाते रहे, और वो गांव के लोगों को गांव में तो सुविधा मिली नहीं, केवल बस ये है कि वो मरे कहाँ पे। तो वो मैं लगातार कहता रहा कि मेडिकल कॉलेज की डेथ का आंकड़ा आप देते, जो प्राइवेट नर्सिंग होम में हर दिन सैकड़ों लोग मरे। ऐसा कोई नर्सिंग होम नहीं है जिसमें रोज कोई ना कोई मरीज नहीं मरा हो। किसी एक आध दिन छोड़ दो तो कभी 3 मरे, कभी 4 मरे, उनकी कोई गिनती नहीं होती थी। मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एडमिट नहीं होते थे, बाहर पड़े रहते थे, उनकी कोई गिनती नहीं होती थी, और वो ले गए अपने प्रियजन को, और चिपक के वो रोए, उससे और संक्रामकता फैली। तो गाँव के लिए तो आज भी इनको अभी तैयारी कर लेना चाहिए। योगी जी आ रहे, हर जगह जा रहे, लेकिन कर क्या रहे? आपका चाबुक गोरखपुर तक में सुधार नहीं हो पाया। सामने सारे लोगों को दिख रहा कि 500 बेड का हॉस्पिटल। गुलाम नबी आज़ाद जब हेल्थ मिनिस्टर थे, आज कोविड की जो बिल्डिंग बनी वो उन्हीं की देन है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मैंने सैंक्शन कराया था। हमें श्रेय या पत्थरों का नहीं है कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनाई, उद्घाटन मोदी जी ने किया। कोई उद्घाटन करे, फीता कोई काटे। इतना बड़ा दुर्भाग्य लगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जब 18+ के लोगों को वैक्सीन लगना थी, 4-4 घंटे हमारे यूथ खड़े रहे धूप में, लेकिन जब तक उनका फीता नहीं कटा, जब तक वैक्सीन, इसमें भी उत्सव, हर जगह वोट, ये बहुत ही गलत बात है। ये कभी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तपती हुई धूप में खड़ा और अभी भी फीता कट रहा। इतना ही फीता काटने का शौक था तो अर्थियों के फीता जाके काटते, शमशान घाट के गेट बनवा के उनके फीता काटते, लेकिन चला हर जगह एक अजीब व गरीब माहौल। तो ये माहौल दूर होना चाहिए, और गांव की तरफ पूरा फोकस इनका होना चाहिए। और गांव के अंदर ही आज भी जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, उन पेशेंट के लिए कोई कार्य योजना होना चाहिए कि इनका इलाज अब कैसे होगा। लोगों के घर बिक गए, बहुत सारे नर्सिंग होमों ने 10-10, 15-15 लाख रुपए के बिल बनाए हैं। उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा कि प्रशासन क्या कह रहा, और उन पर किसी एक का भी लाइसेंस रद्द नहीं किया सरकार ने। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। प्रदीप जी, महामारी के बचाव के लिए आप जनता से, अधिकारियों से, मीडिया से क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि हम सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं, और इसमें पद तो आने जाने वाली चीज़ है, जिम्मेदारी आने जाने वाली चीज़ है। हमें मिलजुल कर बीते हुए कल से आने वाले कल की यात्रा के लिए एक ऐसी रणनीति बनाना चाहिए जिससे वो इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं हो। सालों लगेंगे लोगों को इन जख्मों से उबरने के लिए। रोशनी की उम्मीद में आदमी आज भी खड़े हैं। जितने लोग घर में बचे, किसी के घर में इकलौता बेटा था, किसी के पिता पुत्र दोनों खत्म हो गए, किसी के घर में 4 लोग खत्म हो गए।
ये कुप्रबंधन, और उसके बाद वो चीख चीख के अस्पतालों के सामने चिल्लाते रहे, उनके दाह संस्कार के लिए गिड़गड़ाते रहे। ऐसी स्थिति दोबारा नहीं हो, सारे लोग मिलजुल कर एक ऐसा माहौल बनाए जिसमें लोग सकारात्मक हों और सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ें, और इस मुहिम से, इस महामारी से, जिस महामारी से आज हम सब लोग जो टूट गए हैं, उनको फिर से इस देश के अंदर आगे बढ़ने की शक्ति मिले। प्रदीप जी, महामारी के वक्त ही जो खरी बात चैनल है वो सामने आया और लोगों की काफ़ी मदद भी की, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कहीं मैं देखता था दूसरी बहुत सारी मीडिया थी इलेक्ट्रॉनिक, वो सिर्फ अपना महिमा मंडित में लगी थी, वहीं खरी खरी चैनल के लोगों के बीच में जा रहे थे, उन्हें जो मदद हो सकती थी। मुझे तो ये बड़ा आश्चर्य लगा साक्षी जी कि कहीं आप प्लाज्मा की व्यवस्था कर रही हैं, आपने खुद भी प्लाज्मा दिया। मुझे तो फक्र है, आप झांसी की रानी का ही एक रूप हैं कि जहां एक और आप सकारात्मक न्यूज का काम कर रही थी, वहीं आपने प्लाज्मा दिया, वहीं आपने लोगों को, जो आपके पैतृक गांव के, आपके मऊरानीपुर क्षेत्र के लोग आए, उनको दाखला कराने में मदद की। और उसी समय आपने, मैंने तो ये भी देखा है कि आपके चैनल ने कई लोगों को थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद की, और ये चूँकि इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं की, तो ये वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये भावना आपकी स्थायी बनी रहे, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए, धन्यवाद करते हैं हम हमारे मंत्री जी का, जिन्होंने पूरे कोरोना महामारी के वक्त में भी लोगों के लिए सामने आए, अपने घर में छुपकर नहीं बैठे और लोगों की हमेशा निरंतर मदद की। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना व कमेंट करना ना भूलें। बने रहिए खरी बात में साक्षी मीरा राय के साथ। कोरोना विषय पर खरी बात न्यूज चैनल के कार्यक्रम आमने सामने में आज हमारे साथ थे झांसी सदर के 2 बार के विधायक, पूर्व सांसद और भारत सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी। छात्र राजनीति से भारत सरकार के मंत्री तक के सफर में जनता के बीच बेहद लोकप्रिय रहे प्रदीप जैन जी ने हमारे प्रश्नों के जवाब में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की सत्ता लोलुपता नीति को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री और सरकार को जब कोरोना महामारी से निपटने का प्लान करके उस पर तेजी से काम करना चाहिए था, उस वक्त उन्होंने पश्चिम बंगाल में दीदी को हराने और भाजपा की सरकार बनाने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने कहा कि इधर देश भर में लोगों की कराह, चिल्कारें, सिस्कियां थी, लाशों के ढेर लग रहे थे, और उधर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उनके लोग चुनाव में विपक्ष को हराने और राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने में व्यस्त थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री का आरोप है कि WHO ने पहले ही कोरोना की दूसरी लहर की चेतावनी जारी कर देश में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इंजेक्शंस आदि इंतजाम करने की सलाह दे दी थी, परंतु मोदी सरकार ने ना तो चुनाव स्थगित किए और ना ही कोरोना नियंत्रण हेतु कोई इंतजाम किए। इसी कारण पूरा देश महामारी की चपेट में आ गया। पूर्व मंत्री का आरोप है कि भारत सरकार ने किसी भी महत्वपूर्ण विषयों पर ना तो विपक्ष से बात की और ना ही संबंधित पक्षों से। उन्होंने नोटबंदी, GST, किसान बिल और अब कोरोना महामारी के उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार अब आंकड़ों की कारीगरी दिखाकर कोरोना महामारी में हुई मौतों को बहुत कम दर्शा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार लॉकडाउन जरूरी नहीं था, तब लॉकडाउन कर दिया, और इस बार जब लॉकडाउन जरूरी था तब नहीं किया। इससे देश को, अपने नागरिकों की क्षति तो हुई ही है, पर इसके साथ ही अब देश आर्थिक महामारी से भी ग्रसित होता जा रहा है। पूर्व मंत्री ने सरकार की वैक्सीन विदेशों को भेजने की नीति को पूरी तरह गलत व मनमाना बताते हुए कहा कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के नहीं। उन्हें पहले भारत के नागरिकों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करनी चाहिए थी। ब्लैक फंगस के लिए भी सरकार के पास कोई प्लान नहीं होने तथा इंजेक्शन व दवाइयों की व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री का कहना था कि अब देश के सामने टीवी पर भावुक होने की जगह प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो सभी से सहयोग का आह्वान करें, अपना पूरा ध्यान बीमारी एवं आर्थिक मोर्चों से निपटने पर लगाएं, गरीबों को अब कैसे रोटी मिले इसकी व्यवस्था करें।
पूर्व मंत्री ने कोरोना के दौर में झांसी के जिला अधिकारी आंद्रा वामसी के प्रयासों और निर्णयों की सराहना की। उनका कहना था कि उन्होंने स्वयं गांधीगिरी करके जांचों की दरें कम कराई और आगे भी सरकार का, प्रशासन का व आम जन का हर स्तर पर पूरा सहयोग करने का वादा किया। फिर हाजिर होंगे आपके सामने आपकी ही किसी स्थानीय शख्सियत के साथ। कैसे लगे आपको आमने सामने में आज का हमारा साक्षात्कार? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही ये भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगला साक्षात्कार या वीडियो किसका या किसके बारे में देखना चाहेंगे। नीचे लाल रंग में दिए गए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी मीरा राय के साथ।